जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वो डीएनए का नेटिव फॉर्म होता है, और हमारे सेल में अधिकतर जो डीएनए होता है ये बी फॉर्म में ही होता है। और वॉटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए को डिस्क्राइब किया था वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए ही था। बी फॉर्म ऑफ डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है ना, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड जो है रिवॉल्व करती हैं। एक कॉमन एक्सिस है, इस सेंटर में एक्सिस मान लीजिए, तो इस कॉमन एक्सिस के चारों ओर घूमते हुए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है ट्विस्टेड फॉर्म में अरेंज होती हैं, और इनके बीच का जो डायमीटर है, इनके बीच का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जेडी वॉटसन और क्रिक ने बताया था। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एक कॉमन एक्सिस के अराउंड राइट हैंडेड ट्विस्ट के अकॉर्डिंग घूमती है। राइट हैंडेड ट्विस्ट मतलब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और अंगूठा ऊपर कीजिए, और ये जो घुमाव आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं राइट हैंडेड हेलिकल सेंस। तो ये जो ट्विस्टिंग है डीएनए की बी फॉर्म में, ये राइट हैंडेड हेलिकल सेंस की ट्विस्टिंग होती है। और जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, इस डीएनए को अगर हम देखें तो जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो बेसिकली, ये जो दो स्ट्रैंड्स जो स्ट्रैंड चले आ रहे हैं ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन के बने होते हैं, और इन स्ट्रैंड से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स इन स्ट्रैंड्स के अंदर की ओर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि सीढ़ी और सीढ़ी का हत्था आपस में जुड़ा रहता है। इस तरीके से सुगर फॉस्फेट बैकबोन से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़े रहते हैं। वन कंप्लीट टर्न मान लीजिए कि यहां से टर्न स्टार्ट हुआ और यहां से घूमते 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 वापस यहां तक आने में एक कंप्लीट टर्न हो गया। तो एक कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी यहां से लेकर के और यहां तक का जो टर्न बन रहा है, एक कंप्लीट घेरा पूरा करने में 10 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें से होकर के गुजरते हैं, या 10 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक कंप्लीट टर्न बनाते हैं, और जो डिस्टेंस होता है एक कंप्लीट टर्न का वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरीके से देखा जाए कि ये जो दो बेस हैं, नाइट्रोजनस बेस एक स्ट्रैंड पर, वो दोनों बेस के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। क्यों? क्योंकि जो है एक कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट करते हैं। और जो बेस पेयर रूल है वो चारगॉफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से या पिरिमिडीन हमेशा प्यूरिन से बाइंड करेगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन से और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करेगा। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से बाइंड करते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड करते हैं। और इनके बीच की जो बाइंडिंग होती है, यानी नाइट्रोजनस बेस की जो बाइंडिंग होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली वहीं पर होता है जहां पर कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तीन मॉलिक्यूल हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और इनके साथ ये आसानी से जो है और बल्कि नाइट्रोजन भी है जिसके साथ ये बॉन्डिंग शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही बॉन्डिंग दोनों चेन को आपस में जोड़े रहता है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं इनमें एक पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब इनका सिरा स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट सिरा होता है। एक स्ट्रैंड को देखेंगे तो एक स्ट्रैंड के एंड पर यहाँ पर 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कार्बन नंबर 5 के पास फ्री हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो कि किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि वहां पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है। उसी चेन में अगर सबसे नीचे की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि नीचे जो है 3 प्राइम कार्बन फ्री है। 3 प्राइम कार्बन का मतलब यह हुआ कि वहां पर कार्बन नंबर 3 के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ सकता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है, चूंकि मैंने आपको बताया था जो दोनों स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल है, एक ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो दूसरा ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरीके से एंटी पैरेलल है। यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, तो इसके जस्ट जो बगल वाला जो स्ट्रैंड है के जस्ट पैरेलल में वहां पर 3 प्राइम एंड मिलेगा आपको, और जहां पर नीचे 3 प्राइम एंड है उसके जस्ट दूसरे वाले स्ट्रैंड में 5 प्राइम एंड मिलेगा। प्राइम का मतलब ये होता है
कि वहां पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर 5 प्राइम है तो जो डीऑक्सी राइबोस सुगर है उस राइबोस सुगर के 5th कार्बन पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये 3 प्राइम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां पर डीऑक्सी राइबोस सुगर है उसके 3rd नंबर कार्बन पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं तो दोनों तरफ 5 प्राइम और नीचे 3 प्राइम होता है। चूंकि एंटी पैरेलल है इसका मतलब एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। इसका इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलेगा जब हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि आखिर ये स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल क्यों होते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी है कि एंटी पैरेलल होने से जो है एक ये पॉसिबिलिटी कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल नहीं होते तो मतलब जो प्यूरिन और पिरिमिडीन है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैंड पर आप देखेंगे ना, ये स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पर नाइट्रोजनस ग्रुप अंदर की तरफ लगे हुए हैं और दूसरा स्ट्रैंड भी अगर पैरेलल होता तो यहां भी नाइट्रोजनस बेस इधर लगे होते इस तरफ, तो कभी वो जुड़ ही नहीं सकते थे। जब ये एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के तभी ये जुड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, गुआनिन साइटोसिन से तभी जुड़ सकता है जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अदरवाइज उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती ही नहीं। इसीलिए जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। और फिर आप ये देखेंगे कि जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वो ट्विस्टेड है और इसके ट्विस्टिंग की वजह से 2 ग्रूव्स बनते हैं। एक तो माइनर ग्रूव यहां से यहां तक आपको दिख रहा है और दूसरा मेजर ग्रूव जो कि यहां से यहां तक। ग्रूव मतलब गड्ढा या डिप्रेशन। तो 2 तरह के डिप्रेशन है यहाँ पर इस स्ट्रैंड में, एक माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। माइनर ग्रूव मैंने आपको जब न्यूक्लियो उसका स्ट्रक्चर बताया था, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पढ़ाया था, न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि डीएनए का जो माइनर ग्रूव है इस माइनर ग्रूव से हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच रहती हैं। माइनर ग्रूव से हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच रहती हैं, जबकि मेजर ग्रूव से अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसको हम लोग बी फॉर्म ऑफ डीएनए कहते हैं, जो कि 90% केसेस में ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए होता है वो बी फॉर्म का ही डीएनए होता है। और इसी स्ट्रक्चर को वॉटसन एंड क्रिक एंड विलिकिंस ने अपने अपने रिसर्च पेपर में शो किया था और इसी फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में मैंने आपको बताया। अब है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, बल्कि उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहते हैं। 1970 में रॉबर्ट वेल्स ने एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया। आर्टिफिशियल डीएनए जिसमें कि इन्होंने केवल साइटोसिन और गुआनिन से, केवल साइटोसिन और गुआनिन मॉलिक्यूल को जोड़ करके आपस में एक सिंथेटिक डीएनए बनाया। और इस सिंथेटिक डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो जो नॉर्मल डीएनए था जिसको हम लोग बी डीएनए कहते हैं उससे डिफरेंट था। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल बी डीएनए है और ये सिंथेटिक जेड डीएनए जो कि रॉबर्ट वेल्स ने सबसे पहले बनाया था।
दोनों में अंतर क्या है कि जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, जो सिंथेटिक डीएनए है, उसमें जो हेलिकल सेंस है वो लेफ्ट हैंडेड है, जबकि जो नॉर्मल बी डीएनए था, मैंने आपको बताया था, राइट हैंड को आप ऊपर उठाइए और अंगूठा ऊपर उठाइए और देखिए उंगलियां किस तरफ घूमी हुई हैं, तो वो राइट हैंडेड हेलिकल सेंस था जो कि नॉर्मल डीएनए में पाया जाता है। जो जेड डीएनए था, इसका जो हेलिकल सेंस था, आप लेफ्ट हैंड के लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाइए और उसमें से अंगूठा ऊपर उठाइए, फिर जो बाकी फिंगर्स हैं उसका जो घुमाव है वो देखिए, तो वो घुमाव आपका होगा लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस का। इसमें जो फॉस्फेट बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये जिगजैग होती है और इसी जिगजैग स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम जेड डीएनए पड़ा। इस जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में जो शुगर रेजिड्यूज हैं वो अल्टरनेट ओरिएंटेशन शो करती हैं। अल्टरनेट ओरिएंटेशन शो करती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दो शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक यूनिट बनाती हैं, जबकि बी डीएनए फॉर्म में एक शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक यूनिट बनाता था जिसके साथ कि एक न्यूक्लियोटाइड अटैच रहता था। यहां पर क्या है, जेड डीएनए के फॉर्म में शुगर रेसिड्यू जो है वो अल्टरनेटिंग ओरिएंटेशन में रहते हैं, जिसके कारण कि दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं। और जेड डीएनए के एक कंप्लीट टर्न में 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, जबकि नॉर्मल बी डीएनए के एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर दो बेस पेयर जो है जेड डीएनए में ज्यादा होते हैं। इसमें जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, इसमें वो जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो 60 डिग्री का होता है, जबकि बी डीएनए में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो 36 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचे और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद जो आपका एंगल जा रहा है, मतलब जिस घुमाव से वो ऊपर उठ रहा है, वो एंगल 36 डिग्री का है, जबकि जेड डीएनए में ये जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। वन कंप्लीट टर्न में 45 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस तय होता है। मैंने आपको बताया था यहां से लेकर के यहां तक वन कंप्लीट टर्न हुआ, और इस कंप्लीट टर्न में बी डीएनए के केस में जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस तय होता है, और उस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम हुई। ये केस तो बी डीएनए का था। लेकिन जेड डीएनए के केस में जो वन कंप्लीट हेलिक्स यानी कि एक पूरा घुमाव पूरा करने में 34 की जगह पर 45 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस तय होता है, और 45 एंगस्ट्रॉम में 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स आते हैं। तो पर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में भी काफी डिफरेंस आ जाता है। दूसरा कि जो जेड डीएनए है, डीएनए का जो जेड वाला फॉर्म होता है, उसका जो डायमीटर है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि ए डीएनए में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो ए डीएनए है इसमें जो डायमीटर है डीएनए का वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये जो होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। यानी कि जो जेड डीएनए है वो बी डीएनए की तुलना में ज्यादा नैरो होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जेड डीएनए का, जो कि रॉबर्ट वेल्स ने 1970 में बताया था। जेड डीएनए बहुत समय तक ये माना जाता था कि जेड डीएनए एक आर्टिफैक्ट है, मतलब इट्स नॉट अ रियल, ये बनावटी डीएनए है। लेकिन बाद में कई रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो जेड डीएनए है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नेचुरली सेल के अंदर पॉसिबल हो सकता है, और इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है जेड डीएनए का, वो कुछ ह्यूमन बींग्स में डिजीजेज होते हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, सिस्टेमिक ल्यूपस इराइथीमेटस डिजीज है। इन डिजीजेस में जो डीएनए होता है, डीएनए मतलब जो सीजी पेयर का जो स्ट्रेच होगा, यानी साइटोसिन गुआनिन वाला, साइटोसिन गुआनिन का रिपीटिशन डीएनए में जहां पर होगा, कंटिन्यूअस रिपीटिशन, वहां पर डीएनए जो है ये जेड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है, जहां पर वो नॉर्मल डीएनए से नैरो हो जाता है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है जिगजैग हो जाता है, पर टर्न जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बढ़ जाती है, और बाकी जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था वो सब चीजें उसमें जेड डीएनए में पाया जाता है। बाद में ये भी पता चला कि ये जो जेड डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो डीएनए रिकॉम्बिनेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, और डीएनए अरेंजमेंट में, रीअरेंजमेंट में भी जेड डीएनए जो है पार्टिसिपेट करता है।
तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द डीएनए बी डीएनए है। बी डीएनए में वो स्ट्रेच जिसमें कि केवल साइटोसिन गुआनिन साइटोसिन गुआनिन साइटोसिन गुआनिन का रिपीटिशन है, वो पार्ट रोटेट होकर के या ट्विस्ट होकर के ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर सकता है और जेड फॉर्म एक्वायर कर सकता है। तो ये दूसरा फॉर्म डीएनए का हुआ, नॉर्मल फॉर्म बी डीएनए, दूसरा जेड डीएनए। अब तीसरा डीएनए का एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए डीएनए। ए डीएनए जो होता है वो डिहाइड्रेटेड डीएनए, यानी कि जनरली सेल में जो वाटर कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म में वो लगभग 90% होता है। जब सेल के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, कम होने के कारण जो डीएनए होता है वो श्रिंक करता है और जो स्ट्रक्चर या जो फॉर्म लेता है वो ए फॉर्म ऑफ डीएनए, इसको बोलते हैं ड्रायर फॉर्म ऑफ द डीएनए। हालांकि ये डीएनए भी जो है राइट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट शो करता है जैसा कि बी डीएनए है, लेकिन बी डीएनए की तुलना में जो ए डीएनए है वो और ज्यादा चौड़ा होता है, यानी उसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। एक एडीएनए में एडीएनए का कॉन्फ़िगरेशन सेल में कब दिखाई देगा? जब सेल डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होगी, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा और कुछ आयंस जो होते हैं उनकी मात्रा जब बढ़ जाती है, तब नॉर्मल बी फॉर्म ऑफ डीएनए ए फॉर्म ऑफ डीएनए एक्वायर कर लेता है, उसका स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है। तो जो ए डीएनए होता है उस ए डीएनए में एक कंप्लीट टर्न में 11 बेस पेयर होते हैं, और जबकि बी वाले फॉर्म में क्या होता है 10 बेस पेयर होते थे। तो यहाँ पर एक बेस पेयर जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, एंड द बेस पेयर्स आर टिल्टेड एट अबाउट 20 डिग्री टू द हेलिकल एक्सिस। और ये जो बेस पेयर होते हैं वो उनका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो 20 डिग्री होता है, और इनमें जो ग्रूव्स होते हैं दे आर नॉट एज डीप एज बी डीएनए। बी डीएनए में ये जो ग्रूव दिख रहा है ना, ग्रूव मतलब ये जो माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव, यहाँ पर जो मेजर ग्रूव है डीएनए का ये और ज्यादा जो है डीप होता है बी के केस में, लेकिन ए के केस में यहाँ पर उतना डीप ग्रूव नहीं होता है। और ये बनता कब है एडीएनए? द एडीएनए appears when relative humidity of the environment is less than 75%। जब जिस इन्वायरमेंट में डीएनए रखा हुआ है उस इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी है 75% से कम होती है, तब बी डीएनए जो है ए डीएनए का फॉर्म एक्वायर कर लेता है। और ये चीज जो है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई है। फंक्शन क्या है एडीएनए का? द एडीएनए प्रोटेक्ट्स द डीएनए ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब जब डिहाइड्रेटेड कंडीशन आ गई है सेल के अंदर तो उस दौरान ये डीएनए को प्रोटेक्ट करने का, यानी जब ए फॉर्म ऑफ डीएनए है वो डिहाइड्रेशन को झेलने के लिए ज्यादा कैपेबल है इन कंपैरिजन टू द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। बट स्टिल इसका एग्जैक्ट बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है ये अभी क्लियर नहीं। तीसरा तीसरा नहीं बल्कि चौथा सी डीएनए। अभी तक आपने पढ़ा मेन डीएनए बी डीएनए, दूसरा डीएनए जेड डीएनए, तीसरा डीएनए ए डीएनए और चौथा डीएनए सी डीएनए या सी फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। सी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है और रिलेटिवली लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में पाया जाता है, और साथ ही ये डीएनए पर्टिकुलर आयंस की उपस्थिति में जैसे लिथियम आयन मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ज्यादा दिखाई देता है। बट दिस फॉर्म ऑफ डीएनए इज नॉट वेरी स्टेबल, यानी कि जो ये डीएनए है ज्यादा स्टेबल नहीं है। थोड़ी देर के लिए बहुत ही ट्रांजिएंट टाइम पीरियड के लिए जो बी डीएनए है वो सी डीएनए का फॉर्म एक्वायर करता है, बट इट इज नेचुरली नॉट अकरिंग इन लिविंग इन्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट ये नेचुरली जो है ये लिविंग इन्वायरमेंट में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई नहीं देता है। इसकी खोज 1961 में मार्विन ने की थी व्हेन ही वाज ट्राइंग टू रिपीट for the lithium salt the higher water content pattern for the sodium salt. cDNA forms at 66% relative humidity condition। ये कब बनता है? जब relative humidity 66% या उससे कम होती है। aDNA कब बनता है? जब relative humidity 75% या उससे कम आता है, तब aDNA होता है। फिर फर्दर 66% ह्यूमिडिटी आने पर वो ए फॉर्म सी फॉर्म के रूप में आ जाता है, और साथ ही साथ लिथियम और मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होना चाहिए। डी डीएनए के फॉर्म में एक हेलिक्स के टर्न पर केवल 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, और
इस फॉर्म ऑफ डीएनए में गुआनिन एब्सेंट होता है, यानी कि और बाकी बेसेस हो सकते हैं लेकिन गुआनिन एब्सेंट है। तो गुआनिन एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि साइटोसिन भी एब्सेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और फॉर्म ऑफ डीएनए हुआ, उसको हम लोगों ने कहा सी डीएनए, जो कि और डिहाइड्रेटेड कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। बाकी ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, सी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए में मेन डिफरेंसेस क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जेड डीएनए को छोड़ के बाकी सभी डीएनए राइट हैंडेड हेलिकल सेंस शो करते हैं, जबकि केवल जेड डीएनए है वो कि लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस शो करता है। एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया, ए फॉर्म और जेड फॉर्म में क्या अंतर है ना। आप देखेंगे ए फॉर्म बी फॉर्म दोनों राइट हैंडेड हेलिकल सेंस शो करते हैं, जेड फॉर्म लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस शो करता है। जो डायमीटर होता है वो ए फॉर्म मैंने आपको बताया था ज्यादा चौड़ा होता है बी फॉर्म की तुलना में, तो इसका डायमीटर 26 एंगस्ट्रॉम है, जबकि बी फॉर्म जो सबसे कॉमन है उसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। और जेड फॉर्म नैरो होता है, उसका डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉम है। और एक कंप्लीट टर्न पूरा करने में जो डिस्टेंस होता है वो ए फॉर्म में 28 एंगस्ट्रॉम, बी फॉर्म में 36 एंगस्ट्रॉम और जेड फॉर्म में 44 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक कंप्लीट टर्न को पूरा करने में ए फॉर्म में 11 बेस पेयर्स लगे होते हैं, बी फॉर्म में 10 बेस पेयर्स और जेड फॉर्म में 12 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, फिर बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो तो मैंने आप लोगों को बता दिए। Base tilt normal to the helix axis 20 degree, 6 degree, 7 degree. Glycosyl bond conformation NT for pyrimidine and syn for purines. तो आज के लिए इतना ही। डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि किन किन फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहता है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है। जब डिहाइड्रेशन होता है सेल के अंदर या जिस मीडियम में डीएनए है तो 75% ह्यूमिडिटी या उससे कम में जो बी डीएनए है वो ए फॉर्म एक्वायर करता है। फिर फर्दर और जब डिहाइड्रेशन होता है तो वो ए फॉर्म ऑफ डीएनए सी फॉर्म ऑफ डीएनए को एक्वायर करता है। बाकी जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए तब आता है जब केवल डीएनए साइटोसिन और गुआनिन से मिलकर बना होता है, यानी एडेनिन थाइमिन टोटली एब्सेंट है। केवल साइटोसिन गुआनिन वाला जब रिपीटिशन आता है तो वो जो है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए ले लेता है, जिसमें कि जो जिगजैग पैटर्न आपको दिखाई देता है। और ऐसा डीएनए नॉर्मल डीएनए की तुलना में और नैरो दिखाई देता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें से किसी को कुछ कंफ्यूजन या डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो वो लोग आप लोग पूछ सकते हैं। किसी कुछ पूछना है डीएनए के स्ट्रक्चर में, जेड डीएनए में, बी डीएनए में, ए डीएनए में और सी डीएनए में। ये जो लेक्चर है हमारा आपका गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा, वहां पर आप लोग इसे दोबारा या जब मन चाहे तब इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम लोग जो है आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।